Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. If you remember, हम लोग last class में बात कर रहे थे, about addition of vectors by component method. ठीक है? तो मैंने आपको समझाया था what was the basic कि अगर हमें दो वेक्टर जोड़ने हैं, तो दो वेक्टर जोड़ने हैं तो we have to see depending upon the question कि हमें यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड करना है या एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड करना है। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो मोस्टली हमें एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड करना है। कल मैंने आपको कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड करते हैं ये मैंने सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। कल किस तरीके से हम वो करते हैं ये मैंने आपको बताया था। वी डिड सम एग्जांपल्स आल्सो इन द क्लास, सो इंश्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल। और आप वैसे कोई भी वेक्टर्स अगर हमारे पास दो तीन चार कितने भी वेक्टर्स दिए हो, हम कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है। कल मैंने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में, ग्रिड बना के दिखाया था। और किसी भी वेक्टर्स को, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो कैसे हम जोड़ रहे थे दो वेक्टर्स को, उसकी समझ होनी चाहिए। सो जब दो वेक्टर हम जोड़ते हैं तो सिंपली हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में लिखते हैं। कल का लेक्चर का नोट्स देखो आप, आपको समझ में आएगी। आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में लिखते हैं, और दूसरा वेक्टर को भी आई कैप और जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब हम उसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। और फिर जब जोड़ते हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट को एक साथ जोड़ लेते हैं, और के कैप के कोफिशिएंट को एक साथ जोड़ लेते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, राइट। तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा छोटे से पॉइंट से, एंड देन वी विल मूव अहेड। एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूं। सपोज वी आर हैविंग वन वेक्टर एज ए वेक्टर। सपोज इफ आई से ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap plus 3j cap, and suppose I am having another vector b vector, and suppose if I say b vector is equal to 7i cap minus j cap. Suppose this is what we are having. ठीक है। Suppose if I ask you to find a vector plus b vector. Second, find a vector minus b vector. Third, find 2a vector plus 3b vector. ठीक है। तो जो आपने सीखा था कल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई जेड प्लेन, उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन फास्ट। थिंक। सपोज यू नीड टू ऐड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाउ वुड यू डू दिस? ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस। थिंक अबाउट दिस, टेक अ मिनट। Okay, so your time is over. Let's start discussion. Okay, fine. Please check whether your answers are matching or not. It's a very basic question, so I don't want to discuss this. चलिए अभी हम वन के बारे में बात करते हैं। वन के बारे में बात करेंगे। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें तो विल इट बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। सिंपल, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, प्लस 7i कैप माइनस j कैप। अब जोड़ने के बाद क्या करना है? जो i कैप वाले कोफिशिएंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, जो i कैप वाले कोफिशिएंट्स हैं, फील करें, ये देखो, ये आई कैप है, समझ रहा है? ये आई कैप है। आई कैप के कोफिशिएंट्स को जोड़ देंगे, तो आई कैप के कोफिशिएंट्स को जोड़ेंगे मतलब इट विल बी व्हाट, 2i कैप प्लस 7i कैप। इज इट 9i कैप? आई कैप लिखने के बाद आई कैप के कोफिशिएंट्स को जोड़ दो अलोंग विद साइन, याद रखना। सो 2 प्लस 7 आ रहा है, दोनों के आगे साइन प्लस प्लस है, तो 9i कैप आ गया। ठीक है। अब देखो जे कैप लिख डालो, और जे कैप के आगे जो कोफिशिएंट्स है उनको जोड़ो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, यहाँ पे पहले वाले वेक्टर में जे कैप का कोफिशिएंट है +3, लेकिन दूसरे वाले वेक्टर में ये है -1। तो क्या आपका रिजल्ट आया 9i प्लस 2j कैप। समझ में आ रही है बात? दिस इज व्हाट इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ठीक है, समझ में आई बात? दिस इज व्हाट इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बेसिक बात, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, आप समझ में आ रहा है, सिंपल है। लेकिन अगेन ये पूरा बेसिक से फॉलो करो, लेक्चर्स नंबर 1 से लेके, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी आएगी, फिर आपकी अकल चलने लगेगी। अदरवाइज ये क्या है कि ये मैंने बोला, आपको ये दिख रहा है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, इससे फील नहीं आएगी, आपको अप्लाई करना पड़ता है ना। तो आपको बेसिक लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 14 तक थ्रेड फॉलो करना है। 2i प्लस 3j कैप माइनस 7i माइनस j कैप, बोलो 2i माइनस, इसको क्या लिखेंगे, i कैप, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट लिखना है, प्लस j कैप, कोफिशिएंट्स लिखना है। आइए i कैप का क्या लिखूं, 2 प्लस 2 माइनस 7, दिख रहा है आपको? और जे कैप का क्या लिखूं, जे कैप का लिखना पड़ेगा प्लस 3 और ये माइनस 7 और ये प्लस जे आ जाएगा, प्लस 3 प्लस 1, क्या ये समझ में आ रहा है? तो दिस वन विल बी इक्वल टू 2 माइनस 7 इज माइनस 5 आई कैप, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 5 माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये रहा आपका वेक्टर। आई होप यू हैव गॉट दिस करेक्ट। देखो माइनस 5 आई कैप जब आ रहा है, सुनो ध्यान से, यहां पे मैं एक चीज इलेबोरेट करना चाहूंगा। 2 माइनस 7 माइनस 5 आई कैप आता है, लेकिन आप एक चीज समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, और वेक्टर अगर है तो डायरेक्शन जो नेगेटिव आती है वो डायरेक्शन शो करता है। तो हमेशा इसको लिखे प्लस 5 माइनस आई कैप, मतलब प्लस 5 मैग्नीट्यूड है और माइनस आई कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये? थर्ड, अब हमें करना है, देखो ध्यान से, 2a कैप प्लस 3b कैप, तो इसको मैं कैसे लिखूं, देखो 2a कैप मतलब 2 को a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप, बहुत सिंपल है, प्लस 3b कैप, 3 टाइम्स 7i माइनस j कैप, क्लैरिटी आई? अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 से i का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 4i कैप, फिर 2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6j कैप, प्लस 3 इंटू 7 21 आई कैप, प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3j कैप। फील आई क्या, फील आई क्या एवरीवन? सिंपल है। अब आप सबको जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे, देखो आई कैप के कोफिशिएंट्स जोड़ो, 21 प्लस 4, क्या ये 25 आई कैप आया? कहाँ लिखूं, जगह नहीं हो रहा, यहाँ लिख रहा हूँ, 25 आई कैप आ रहा है क्या एवरीवन? और जे कैप के कोफिशिएंट जोड़ो, जे 6 माइनस 3 प्लस 3j कैप, दिस इज व्हाट इज योर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। क्या क्लैरिटी है ये, क्लैरिटी है ये? ऐसे आप सारे जो भी मैनिपुलेशन से कर सकते हो, इसीलिए आपको सिखाया गया था लास्ट क्लास के लेक्चर में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर इन द, वो जो ग्रिड फॉर्मेट में मैंने करके दिखाया था कि दो वेक्टर जोड़ते हैं तो बेसिकली करते क्या है, यही सब चीजें करते हैं। वहां से सीखा आपने ये कि दो वेक्टर जब जोड़ेंगे तो ये हम जोड़ रहे हैं कैसे, ये मैथमेटिकली जोड़ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। तो सिंपली आई कंपोनेंट के जोड़ दें, जे कंपोनेंट के जोड़ दें, या मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो सिंपली उस नंबर से आई कैप पे कोफिशिएंट और जे कैप पे कोफिशिएंट को सिंपली मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना, मे बी क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, क्लियर है, कंफर्टेबल? तो ऐसे बहुत से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये करना आना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक, समझ में आई बात? आ जाओ। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइंस। सो what a direction cosines? So direction cosines means it is the cos of the angle made by a 3D vector. It is the cos of the angle made by a 3D vector with x, y and z axis respectively. इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है, उस एंगल का कॉस थीटा या कॉस, जो भी एंगल है उसका कॉस, दैट इज व्हाट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना?
ये बेसिकली क्या है, देखो ये बेसिकली आपको सेंस देता है कि कोई भी 3D वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, यही आपको बताता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये टर्म समझ के ऐसे डरिएगा नहीं, ये क्या बताता है, कोई भी 3D वेक्टर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अभी मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसको आपको अच्छे से फील करना है, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है ना। आइए समझते हैं। सपोज मैंने ऐसा एक 3D वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं एक ऐसा 3D स्पेस बना रहा हूं। पर ये स्पेस जब आप बनाओगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या है वो बातें, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, जब भी आपको ऐसा कोई भी क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाना हो और वहां पे सारे डायगोनल्स दिखाने हो, सो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू ड्रॉ इट द वे आई हैव ड्रॉन। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें मैंने ये ध्यान दिया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल एक्चुअली तो है 90 डिग्री 3D में अगर हम सोचे तो, बट 2D में ये एंगल अराउंड 15 से 20 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम होना चाहिए, ये याद रखना। तब आप सारे जो डायगोनल्स है उनको अच्छे से दिखा सकते हो। दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो, सपोज मैं एक वेक्टर लेता हूं, ये बेसिकली क्या है, ये मान लो मेरा रूम है, और रूम का ये बेसिकली ये जो वॉल्स आ रहे हैं, एक कॉर्नर है रूम का, और इसको मैं अपना ओरिजिन मान रहा हूं। किसको? इसको। दिस इज व्हाट इज द ओरिजिन दैट आई एम हैविंग। एक सेकंड होल्ड करना, ये ओरिजिन है मेरा। आप मान लो कि ये रेक्टेंगुलर रूम है आपका, ठीक है ना, और ये आपका कोऑर्डिनेट है। अब आप इसको फील करो, देखो आपको फील आएगी अच्छे से वेक्टर्स की। देखो, अब आप क्या करो, आप एक वेक्टर लो लाइक दिस। ये वेक्टर 1D में है, 2D में है या 3D में है? ये वेक्टर 1D में है, 2D में है या 3D में है? जल्दी बोलो। ये रूम है, रूम के एक कॉर्नर से आपने एक वेक्टर बनाया रूम के अदर कॉर्नर में, कॉर्नर तक। ये वेक्टर 1D में है, 2D में है या 3D में है? बता सकते हो? जल्दी बताओ, क्विकली, फास्ट। 1D में, 2D में या 3D में? 3D में। क्या सबको समझ में आ रहा है ये 3D में है? एवरीवन, एवरीवन गेटिंग अ फील ऑफ इट? एवरीवन? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो सीखने वाली चीज है कि हम क्यूबॉइड बनाएं कैसे, ताकि हम वेक्टर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। आप क्यूबॉइड में ये जो एंगल है ना, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आप क्यूबॉइड में अगर आपने 45 डिग्री से ज्यादा ले लिया है, तो आपको ये सब वेक्टर्स को इतनी क्लियरली रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा जब भी क्यूबॉइड बनाए, प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं, ये एंगल को 30 डिग्री से कम रखने की कोशिश करें, तब आपको इलेबोरेटली आप सब कुछ सारे डायगोनल्स दिखा पाओगे। और आपको इस तरह के कीबोर्ड बहुत बार बनानी पड़ेंगी, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। सिंपल टिप, हाँ, ऐसा नहीं करोगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आएंगे, तो आपका नोट्स में प्रॉपरली आप इसे दिखा नहीं पाओगे। दैट इज द थिंग। प्रैक्टिकल टिप है, याद रखना है इसको। तो ये मेरा एक वेक्टर है मान लो, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है, लेट अस से दैट इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, लेट अस से इट इज ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ, लेट अस से इट इज ए वेक्टर। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ax, ay और az। और ये जो एज, ये जो पॉइंट है जहां पे इस वेक्टर का टेल है, वो है 0,0,0। तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूं, ए वेक्टर को कैसे लिखूं? देखो, जिसने अभी तक कुछ बेसिक नहीं किया है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ए वेक्टर को कैसे रखूं मैं? ए वेक्टर को लिखना पड़ेगा एज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, दिस इज व्हाट इज माय ए वेक्टर। ठीक है ना, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ये मेरा ए वेक्टर आएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, आई विल हेल्प यू इन विजुलाइजिंग दिस। समझो इस चीज को। अब ये ए वेक्टर जो एंगल बना रहा है,
एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, फील करना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। कल ही मैंने आपको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ आएगा। फील आई आपको? अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे आपको समझ में आएगी बात। आप क्या करो, आप एक लाइन लो ऐसा, ठीक है, इस टाइप से एक लाइन लो। बट याद रखो, ये जो लाइन आपने ली है, ये लाइन आपने इस फेस पे ली है। किस फेस पे? ये वाले फेस पे। देखो मैं स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूं, इस फेस ऑफ दिस क्यूबॉइड पे आपने ये लाइन खींची है। दिस इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, बट इट इज ऑन दिस पर्टिकुलर फेस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अब अगर आप समझ पा रहे हो, आपका बेसिक 3D में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, डरिएगा नहीं बिल्कुल। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है? क्या ये समझ पा रहे हो आप? दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसको थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूँ, आपको फील आएगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है? कौन सा? ये जो मैंने अभी लाइन खींचा है ऑन दिस फेस, रेक्टेंगुलर फेस, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अपने घर के कोने को देखना पड़ेगा। तो कोने को अगर देख रहे हो तो आप एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक है ना, किसी भी एक फेस ऑफ योर रूम पे, एक वॉल पे आप एक लाइन खींचो, एक डायगोनल खींचो। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, बिना इमेजिनेशन किए नहीं होगा। क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर ऐसा है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? देखो ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, फील करना, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो आप कॉस अल्फा निकाल सकते हो। कॉस अल्फा विल बी व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बेस है ax, और क्या हाइपोटेन्यूज है ए वेक्टर का मॉड्यूलस। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये जो वेक्टर है उसकी लंबाई। तो इस वेक्टर की लंबाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? विल इट बी लाइक दिस, ए वेक्टर का मॉड्यूलस ऐसे लिखूंगा, या फिर इट विल बी लाइक ए एक्स बाई ए। कैसे लिखूंगा मैं एवरीवन? क्या ये फील आई है? ठीक, गुड। क्या क्लैरिटी है? ये दिस इज कॉस अल्फा। अब सिमिलरली गुड, सिमिलरली ये ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट अस से इट इज बीटा, और ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट अस से इट इज गामा। ये दिखा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट इसको उसी तरीके से, उसी प्लेन में दिखाऊं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो है गामा। तो सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस बीटा विल इट बी इक्वल टू ए वाई बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको याद रख लो कि सिमिलरली ऐसा होता है, बट ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और इसके इमेजिनेशन के लिए मैं आपको हेल्प करता हूं। आपको एक और लाइन खींचना पड़ेगा कॉस बीटा के लिए। इसको फील करो, ये जो लाइन होगी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये लाइन ऐसी होगी, देखो ये वाली डायगोनल होगी। क्या फील आ रही है? इसीलिए मैंने बोला था कि इस तरीके से क्यूबॉइड बनाना एकदम प्रॉपर फील आएगा। ये एंगल 90 डिग्री है, फील आ रही है? फील आ रही है? ये समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? cos बीटा ये 90 डिग्री है। cos बीटा इज इक्वल टू बेस, बेस है ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अगेन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। इसको मैंने लिखा है ए वेक्टर का मॉड्यूलस दो डंडों के बीच में, या फिर ए लिखा है। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, cos गामा जो होगा, फील करना, cos गामा जो होगा, आप cos गामा को रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको आप याद रख लीजिए कि ये होगा ए जेड बाई ए। 3D में रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसका विजुअलाइजेशन आप जैसा भी कर लो, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये आ गया आपका अल्फा बीटा और गामा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं, और वो रिलेशनशिप क्या है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो
ये जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, ये अल्फा हमें दे देगा एंगल मेड बाय दिस 3D वेक्टर विद x एक्सिस, बीटा दे देगा एंगल मेड बाय दिस 3D वेक्टर विद y एक्सिस, एंड गामा दे देगा एंगल मेड बाय द 3D वेक्टर विद z एक्सिस। बात समझ में आ रही है? अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप आता है जिसके ऊपर सवाल बनते हैं, वो रिलेशनशिप क्या है समझिए। देखिए, अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा निकालूं, इट विल बी ax का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल गेट। ठीक, अगर मैं cos स्क्वायर बीटा निकालूं, बस स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा ए वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर मैं cos स्क्वायर गामा निकालूं, ये आ जाएगा ए जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करूं, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब याद करो, ए वेक्टर इज दिस, तो ए वेक्टर ए का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज ए? ए क्या हो जाएगा? क्या ए होता है अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड? याद करो मैंने सिखाया था, क्या ये हो जाएगा आई कैप का जो कोफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो ए वाई है उसका होल स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट जो है ए जेड उसका होल स्क्वायर। इज दिस द वे टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? याद है? इज दिस द वे टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? याद है? तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन a square, and a square is nothing but this from this relationship। ये 1 है और ये relationship 2 है, तो substituting value of a from 1 into 2 we will get this, so this is what is our result। तो ये रिजल्ट को अभी यहाँ पे जगह कम हो गया है, मैं दूसरे पेज में जाऊंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दूसरे पेज में मैं लिख रहा हूँ, तो रिजल्ट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 1। दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रहना चाहिए। तो मान लो स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज हम लोग लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद होना चाहिए। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, वेयर व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा? अल्फा इज एंगल, लिख दे रहा हूं मैं, मेड बाय ए वेक्टर विथ x एक्सिस। व्हाट इज बीटा? Beta is angle made by a vector with y axis. And what is gamma? It is the angle made by a vector with z axis। ये लिख दिया मैंने, क्लैरिटी है ये? तो ये रिलेशनशिप आपको क्लियर होना चाहिए। इस रिलेशनशिप के साथ एक और रिलेशनशिप आता है, वो रिलेशनशिप क्या है सुनो देखो। आपने स्टैंडर्ड 10th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, राइट? याद है? बेसिक। सपोज मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज 1? तो क्या मैं देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? इतना ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, राइट? तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जैसे आपने साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, सिमिलरली सब्स्टिट्यूट कॉस स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा in the above expression। So if you do it, you will get what? You will get 1 minus sin square alpha, ध्यान से देखो, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इट इक्वल टू 1। तो इससे आपको जो रिलेशनशिप मिलेगा, देयरफॉर व्हाट वी आर हैविंग इज, देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये सबको दूसरे साइड ले गया, 3 रहा इधर, 3 माइनस 1 कर दिया, 2 आ गया। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच यू ऑल्सो रिमेंबर। तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इसको यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसको यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको ये दोनों रिलेशनशिप याद रखने हैं। डिड यू गेट अ क्लैरिटी? डिड यू गेट अ क्लैरिटी? बोलिए, क्लैरिटी आई है? अच्छा, अभी देखो ध्यान से, आई होप यू गॉट इट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपने अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लेक्चर्स फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, मैं इंटीमेट करता हूँ फिर क्लास लेता हूँ। सिस्टमेटिक रहोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सिस्टमेटिक नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिस्टमेटिक रहो प्लीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और चीज है। सपोज ये जो ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, ये ए वेक्टर का मॉडुलस लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कैप बताओ तो, सपोज इफ आई आस्क यू फाइंड ए कैप, ए कैप कैसे निकालते हैं? Is it the unit vector along a vector? Will it be equal to a vector by a vector का मॉड्यूलस? ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, याद आ रही है आपको? तो इसको कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस विच इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। विल इट बी योर फॉर्मूला फॉर ए कैप? इसको मैं बॉक्स के अंदर नहीं रखूंगा बिकॉज ये मुझे पता था, मैंने सिर्फ इसको फिर से लिख दिया आपके लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ए कैप भी हम यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यू रिमेंबर इट? समझ में आई बात? चलो अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा सब टॉपिक देखते हैं। वैसे अभी मैं जो ये करा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मुझे फिर से कराना पड़ेगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से पहले, ठीक है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। चलिए इसे नोट कर लें क्विकली फास्ट। Please be on time guys, and from tomorrow please be on time. It's very much essential that you be on time. You will understand everything. If you do not, you will start losing on each and every day. So please be on time, you'll understand everything. मैंने आपको schedule दिया है कि इसका लेक्चर कौन से लेक्चर तक का मैं रिवीजन लूंगा संडे को, सेम टाइम। सो प्लीज बी देयर एंड अटेंड द रिवीजन सेशन। सब लोग करेंगे ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो सको, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड आई हैव शोन, इससे भी प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, देख लो। ओके, shall I move ahead? Fine. ये देखो अब ध्यान से देखो। नाउ वी विल स्टडी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टॉपिक में एकदम बेसिक डील कर रहा हूं अभी, ठीक है। इसको मुझे फिर से कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ बेसिक डील कर रहा हूं। सिर्फ ध्यान रखें कि ऐसा कुछ होता है, इसके बारे में डिटेल में जब चैप्टर में फिजिक्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया। व्हेन आई से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं एकदम, ठीक है ना। सुने ध्यान से, देखिए सपोज मैं ये साइन ले रहा हूं, इसके सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं ये लिख नहीं सकता हूं, तो मेरे डिस्कशन को सुने और समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मैं ये साइन लेता हूं, इसके इस साइड में एक नंबर लेता हूं, दूसरे साइड में भी एक नंबर लेता हूं। इस केस में ये जो क्रॉस साइन आया है, दिस रिप्रेजेंट व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, जो अब तक हमने पढ़ा है बचपन में। यस और नो? क्या ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है? ठीक, समझ में आई बात? इनटू साइन ऐसे बनाते हो आप? यस यस एवरीवन, ठीक। अभी देखो, सपोज इसके एक साइड में एक वेक्टर आया और दूसरे साइड में एक प्लेन नंबर आया सपोज। इस केस में ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन आप देख रहे हो क्रॉस से, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस केस में भी ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी डिफरेंस क्या हुआ? अभी दोनों, इस क्रॉस के दोनों साइड में प्लेन नंबर नहीं है। दूसरे में डिफरेंस क्या है वही मैं बता रहा हूं। पहले वाले में क्रॉस के दोनों साइड में सेम नंबर थे, दूसरे वाले में क्रॉस के एक साइड में एक वेक्टर है, दूसरे साइड में एक स्केलर है, स्केलर या एक नंबर है, ठीक। लेकिन इस केस में भी ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन ये वाला केस देखो, अभी सपोज इस साइड में एक वेक्टर है, इस साइड में भी एक वेक्टर है। अब क्या ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है? नाउ
दिस इज नॉट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ये मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा आपको राइट टाइम पे, तो जब राइट टाइम आएगा तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा भी। फिलहाल आप बेसिक्स एक ध्यान में रखें, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत इनिशियल के 2-3 चैप्टर्स में मुझे नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको मेरा मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ फिर से मुझे बताना पड़ता है बच्चों को, तो फायदा नहीं है कुछ, ठीक है ना। मैं एकदम बेसिक बना के आपको छोड़ूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये क्रॉस साइन जो है ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इस साइन के दोनों साइड में क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये समझा हमने, कॉन्सेप्ट यहां से क्या समझा या फिर क्या पे आइडिया क्या लगा, यहाँ पे आइडिया ये आया या कॉन्सेप्ट ये आया कि इफ वी हैव वेक्टर्स ऑन बोथ साइड ऑफ multiplication sign, then it represents vector cross product which is entirely different from normal multiplication। देखो सब लोगों को मैं समय देता हूं नोट्स लेने के लिए, प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, नोट्स लिया करो। नोट्स नहीं लोगे आपको लगेगा मैं किताब से पढ़ लूंगा, मैं बता रहा हूं किताब से आप खो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये जो आपकी जो प्रोसेस थी, बिकॉज आप इससे पहले सिस्टमेटिक नहीं थे 10th तक, आप लोग क्या करते थे, कोई भी बुक उठा लेते थे पढ़ लेते थे, ये पढ़ लिया रट लिया ये कर लिया। अभी रटने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा फिजिक्स में। और मैं बता रहा हूँ फिजिक्स इसलिए नहीं आएगी आपको क्योंकि आपको वेक्टर्स नहीं आता, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए आपको फिजिक्स नहीं आ रही है और आपको लगेगा आपको फिजिक्स नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये नहीं आ रहा है। तो प्लीज टेक नोट्स वेरी सीरियसली, इसलिए मैं आपको समय देता हूं, आप भी अपने कॉपी में लिखते चले एक चीज, कहीं पे फंसे हो तो रिविजिट करना फिर से रिकॉर्डिंग और उस पॉइंट को नोट कर लेना, बट दिस यू नीड टू डू सीरियसली। इफ यू डू नॉट, आपको लास्ट में पता भी नहीं चलेगा कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सिचुएशन आ जाएगी एंड देन यू विल से सर मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर मैं एकदम बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम वन से आपसे पूछूंगा, क्या आपने नोट्स लिए हैं, क्या आपने नोट्स पढ़ा है रेगुलरली, क्या नोट्स के सारे पॉइंट आपको याद हैं, क्या आप नोट्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो, क्या जो हमने क्लास के डिस्कशन के प्रॉब्लम्स किए हैं क्या उन सबको आपने किया है। मैं बेसिक यही सवाल पूछूंगा आपसे, और आपके सवाल जैसे ही उसमें ना 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 आने लगेंगे आपको समझ में आएगा कि बॉस मैंने समय बर्बाद किया। और उसके बाद हो सकता है कि आप समय से उबर जाओ उस शौक से, लेकिन बहुत बार बच्चे उबर नहीं पाते हैं एंड दे कंटिन्यूअसली पीछे चलते रहते हैं। तो ये ना होने दें, आपके बेटर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑफलाइन में भी यही होता है, क्लास की चीजें हर चीज मैं इंश्योर करता हूँ कि बच्चा लिखे, अगर आप नहीं लिखोगे क्लास के बाहर चले जाओगे। अभी तो मैं वो चेक नहीं कर सकता हूँ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, नहीं लिखोगे पछतावा आपको होने वाला है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट एक बार स्टार्ट हुआ तो खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा कि बॉस मैंने ये काम नहीं किया था बोल के मेरे आज टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, सिंपल। तो प्लीज ये इंश्योर करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मल्टीप्लीकेशन साइन के दोनों साइड में वेक्टर्स हैं तो वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लैरिटी है ये? ठीक। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, अगर आपको याद होगा आपने ये डॉट भी यूज किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह पे, मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करते हैं इधर क्रॉस से या डॉट से, याद है? डॉट से भी रिप्रेजेंट करते थे। सपोज मैंने ऐसे लिखा, ये डेसिमल नहीं है, क्या आप बोलते थे कि ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों नंबर का? डॉट से भी करते थे हम लोग, याद है? मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो इस केस में यहाँ पे ये जो है, ये जो डॉट आ रहा है यहाँ पे, सिमिलरली ये भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। याद आ रहा है? किया होगा आपने स्टैंडर्ड बहुत ही अर्लियर स्टेजेस में आपने देखा होगा कि डॉट से भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो?
जब आप स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ में बॉडमस रूल पढ़े होगे उस टाइम पे बताया गया होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अब क्या है ये, दिस इज नॉट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको, ये जो डॉट है, अगर डॉट के देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ वी हैव वेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ dot symbol, then it does not represent नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। नॉर्मल मतलब यूजुअल मल्टीप्लीकेशन जो हम जानते हैं। इट represents और इट इंडिकेट्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। पहला तो कॉन्सेप्ट तुम ये सीखो, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं? ये दोनों कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आपके कॉपी में होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो क्विकली लिख लो इसको। तो क्या समझा हमने कि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन है, क्रॉस या डॉट, क्रॉस भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन हो सकता है, डॉट भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन हो सकता है। कब ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेंगे, कब ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? अगर क्रॉस के दोनों साइड में वेक्टर्स आए तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर डॉट के दोनों साइड में वेक्टर्स आए तो वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। अब ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग राइट टाइम पे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? एवरीबडी इज ओके? क्या ये स्लाइड सबने नोट कर लिया है? समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, समझना इस चीज को। सपोज मैंने ये एक वेक्टर लिया, सपोज आई से दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज, देयर इज अनदर वेक्टर, लेट अस से, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, let us say that this vector is b vector, everyone is, ठीक है। अच्छा, सपोज ये एंगल थीटा है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? ये वही बताएं जिन लोगों ने क्लास रेगुलरली किया है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? क्या ये थीटा होगा? क्या थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है? क्या थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है? सब लोग बोलेंगे, सब लोग हाँ है। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हमें वेक्टर्स को टेल टू टेल रखना पड़ता है। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल है? हाँ। तो इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। वेरी गुड, क्लियरिटी है ये आया। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस ए वेक्टर का दो कंपोनेंट ले रहा हूं, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट में ले रहा हूं अलोंग बी वेक्टर, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक मैंने इधर लिया और दूसरा जो कंपोनेंट मैंने लिया विच आई एम टेकिंग परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो ये जो मैंने ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दो चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट लिए, ध्यान से देखो, मैंने ये दो कंपोनेंट वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही लिए हैं।
लेकिन मेरा एक एक्सिस जो है ये अलोंग बी वेक्टर हुआ और दूसरा एक्सिस जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर लिया मैंने। तो मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेसेस लिए हैं और ए वेक्टर को एक कंपोनेंट लिया है अलोंग बी वेक्टर, दूसरा कंपोनेंट लिया है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक, तो मैं ए वेक्टर को अभी भूल जाऊंगा और ये जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में बात करूंगा। ये जो कंपोनेंट है इसको मैं बोल रहा हूं ए पैरेलल और इसको मैं बोल रहा हूं ए परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये ए पैरेलल वेक्टर है और ये ए परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, ए पैरेलल, सुनना ध्यान से, ए पैरेलल जो है ये किस तरफ है, ये ए पैरेलल वेक्टर है अलोंग बी वेक्टर और ए परपेंडिकुलर वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लिए हैं। क्या मैंने आपको सिखाया, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो लेना होता है उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सिस बनानी पड़ती है, एक्सिस हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस किधर लिया है, एक एक्सिस लिया है बी वेक्टर के अलोंग और दूसरा एक्सिस लिया है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये एक्सिस मैंने ले लिया। इस एक्सिस को लेते हुए क्या मैं ए वेक्टर का कंपोनेंट ले लूंगा, एक अलोंग बी वेक्टर विच इज ए पैरेलल और दूसरा कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसको मैं बोलूंगा ए परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनो, बहुत बार मुझे बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए पैरेलल वेक्टर के साथ। मैं यहां पे लिखता हूं मेनी टाइम्स we need to multiply a parallel vector with b vector। तो a पैरेलल वेक्टर और b वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दिस विल बी नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से किसी अदर वेक्टर का कंपोनेंट उसी की तरफ जब मल्टीप्लाई करें। मान लो देखो, ये मेरा वेक्टर था, फील करना, ये मेरा बी वेक्टर था और मेरा दूसरा वेक्टर जो था वो कुछ इस प्रकार था, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये देखो दो वेक्टर। अब इसकी जगह पे इसका कंपोनेंट एक ले लिया मैंने बी वेक्टर की तरफ। तो जो कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ बना ए वेक्टर का, उसको अगर हम बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब बनता है डॉट प्रोडक्ट, या तब आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और अगर मैं बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं ए परपेंडिकुलर वेक्टर से, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या बेसिक बात समझ में आई है? तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में हम किसी भी वेक्टर के साथ उसकी तरफ दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में हम किसी भी वेक्टर से किसी भी अदर वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये याद रहेगा जो मैंने बताया? ये पॉइंट याद रहेगा? ठीक है, ये इसकी मैं बता रहा हूं, इसका समय के साथ आपको इसके बारे में और ज्यादा समझ आएगा जब हम इस टाइप के क्वांटिटीज डील करेंगे कि कब हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आप इस कुछ बेसिक पॉइंट्स को याद रखें। क्लियर है? ये क्या बात समझ में आई है? अब देखो, आप ध्यान सुनना, अभी जो डॉट प्रोडक्ट है, मैं थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ा सा बात बता देता हूँ। डो नॉट वरी, यू विल लर्न अबाउट इट एट द राइट टाइम। ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट के बारे में बेसिक बात बताता हूँ। डॉट प्रोडक्ट जो होता है, सपोज डॉट प्रोडक्ट लिखने के लिए मुझे दो वेक्टर लेने पड़ेंगे और उनके बीच में ये डॉट डालना पड़ेगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इसकी जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, इसकी जो वैल्यू है उसको क्या होता है, ध्यान से सुनो, वो होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैं लिखता हूं व्हाट इज ए वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं,
This is magnitude or modulus of a vector. This is what? This is similarly, it is magnitude or modulus of b vector. And what is this theta? Theta is the angle between a vector and b वेक्टर. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है, आपको समझ में आता है. दो वेक्टर को जब टेल टू टेल रखें, तब उनके रखने के बाद उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. आपको सिखाया गया, याद करो, लेक्चर नंबर 1 to 7 के बीच में ही है कि दो लाइन के बीच का एंगल और दो वेक्टर के बीच का एंगल अलग अलग होता है. ये पॉइंट मैंने आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखा के भी दिखाया है, इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, व्हिच इज ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा. समझ में आई बात. सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. सो ध्यान से अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर cos थीटा. तो अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी. ठीक है, इस यहाँ पे देखो प्रीवियस स्लाइड में देखो, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट जो मैं ले रहा हूं टूवर्ड्स बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, कैसे निकालूं मैं ये कंपोनेंट, क्या मुझे याद है आपको, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से. Suppose if I say there is one vector like this, there is another vector which is like this. तो अगर मुझे इस ए वेक्टर का कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस, ये ए वेक्टर है मान लीजिए, एंड दिस इज योर बी वेक्टर. अगर मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर चाहिए, तो मुझे एक्सिस पता चल गई, दिस इज वन ऑफ द एक्सिस, मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, इस एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए. तो प्रोसेस क्या था, याद करो. प्रोसेस था, क्या हम ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर खींचते थे इसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, याद है प्रोसेस. ये मैंने कंपोनेंट में बताया था. आई होप एवरीबॉडी इज रिमेम्बरिंग दिस. ये 90 डिग्री हम खींचते थे. फिर यहाँ पे ये है एंगल थीटा विच इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो फिर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये वाली, फील करें, ये लंबाई क्या होगी. क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम बता सकते हैं कि ये जो लंबाई होगी विल इट बी इक्वल टू a cos थीटा. एवरीवन, क्या ये a cos थीटा आ जाएगा एवरीवन. ठीक है. तो आप अगर देखोगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. ठीक है ना. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का मॉडुलस इनटू b वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा होता है. अब ध्यान से सुनिए, अगर आप यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर के मॉडुलस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा. फील करें. अब अगर मैं इस a cos थीटा को एक साथ क्लब कर लेता हूं, क्या ये a cos थीटा विल इट गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ a परपेंडिकुलर. ये a परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, ये देखो यहाँ पे, क्या, सॉरी a पैरेलल, सॉरी a पैरेलल जो वेक्टर है along the b वेक्टर, क्या उसका मैग्नीट्यूड इज समथिंग व्हिच इज गिवन बाय a cos थीटा. तो ये a cos थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ द a पैरेलल वेक्टर. तो दिस इज a पैरेलल, लिख रहा हूं मैं, a पैरेलल इनटू b. ये आ गया आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू. ठीक है ना. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज समथिंग, व्हाट इज दैट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज a पैरेलल इनटू b. ये चीज शायद आपको, जो लोग नए हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो उनको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा. बाकी लोगों को मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये समझ में आना चाहिए. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ये है, ए कॉस थीटा को एक साथ क्लब कर लो, तो ए कॉस थीटा जो है ये वाली लंबाई दिखा रही है. तो ए पैरेलल, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए पैरेलल जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड. क्योंकि जो वेक्टर बनता है, वो वेक्टर कैसे बनता था, याद करो, वो वेक्टर बनता था यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक आप एक वेक्टर लोगे. याद करो, याद है कंपोनेंट्स पढ़ाते वक्त बताया था. तो क्या ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक आपने वेक्टर लिया, इसी को हम ए पैरेलल वेक्टर बोलते थे.
तो ए पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? क्या ये लंबाई होगी सिर्फ एरो छोड़ के, विच इज ए cos थीटा? तो ए पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का, जो बी वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। के बात समझ में आई है? सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज मैं बिना प्रूफ के अभी स्टेट कर रहा हूँ, ये समय के साथ आपको पता चलेगा। ए इंटू बी पैरेलल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अगर आप ए वेक्टर की तरफ लो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लो, तो बी वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर की तरफ आ रहा है कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं बी पैरेलल। तो ए इंटू बी पैरेलल या ए पैरेलल इंटू बी, दोनों ही आप रिजल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, मैं आपको बोल चुका हूं कि इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कहां पे, जब प्रॉपरली आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पे आपको इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे मैं आपको डॉट प्रोडक्ट जहां तक आपको बताया था उसको फिर से मुझे बताना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मैं आपको प्रॉपर इसका आइडिया दूंगा। फिलहाल मैं इसके बारे में और ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। अभी बिफोर आई एंड दिस सेशन, इंपॉर्टेंट क्या है सुनिए ध्यान से। पहले लेक्चर से लेके 14th लेक्चर तक आपको 2 सीरीज में रिविजन्स कराई जाएंगी। आप 1 से लेके 7 लेक्चर तक अच्छे से पढ़ के हर एक लेक्चर को फॉलो करके उनके नोट्स बनाएं एंड देन कम प्रिपेयर्ड फॉर द रिवीजन सेशन ऑन संडे। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सब चीजों को आपको एक बार फास्ट रिवीजन करवा दूं और आपको कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर कुछ अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको वो समझ में आएगा, बट वो पढ़ के आए। तो सच दैट इन 1 hour और 1 hour 10 minutes विल बी एबल टू डू जस्टिस विद those 7 lectures। तो ये आपको करके आना है, ठीक है ना? So tomorrow we are starting with a new chapter and the chapter name is differentiation। Please ensure that you are coming in that class and you are not missing that class, because वो नया चैप्टर है, तो नया चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ आनी चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट और या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का जितना मैंने अभी बेसिक बताया सिर्फ उतना ध्यान रखें। इसके बारे में डिटेल में जानकारी जब फिजिक्स में इसकी जरूरत होगी उस टाइम पे मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल हम इतना करेंगे। और मॉड्यूल में क्या करना है मैंने पहले बोला है, 30 क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट, देन यू कैन टच द मॉड्यूल्स व्हिच आर इन द ऐप, ठीक है? और ऐप का एक्सेस सिर्फ उन्हीं बच्चों का जिनका एडमिशन हो चुका है, बाकी लोग आप लोग जल्दी डिसाइड करें and accordingly you can get app access as well। Okay, so thank you very much guys, so we will meet tomorrow with differentiation chapter। thank you very much।